मंच पर बुलाना चाहूंगी उन्हें जिनके आने से हो सकता है आप सबको ऐसा लगे कि दिल चोरी साडा हो गया। गेस कर पा रहे हैं आप सब में से कोई? हाँ, मुझे नाम प्लीज। नहीं, मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया। कौन, क्या बोला आपने? हाँ, ये जोर से होना चाहिए। तो अब मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी एक ऐसी अदाकारा को जिन्होंने अपनी मेहनत टैलेंट के दम पर बॉलीवुड में अपनी एक अलग पहचान बनाई, साबित किया कि शिद्दत हो तो कोई भी मुकाम हासिल आप कर सकते हैं। प्यार का पंचनामा सीरीज में उनके कॉमिक टाइमिंग से लेकर सोनू के टीटू की स्वीटी में एक मजबूत किरदार निभाते आपने उनको देखा। ड्रीम गर्ल में उनकी सादगी और हाल ही में छोरी जैसी फिल्म में उनके दमदार अभिनय ने दर्शकों का दिल जीत लिया और क्रिटिक्स ने भी उन्हें खूब पसंद किया है। वो एक बेहतरीन अभिनेत्री तो है ही, लाखों युवाओं के दिलों की धड़कन है। तो तालियों के साथ स्वागत कीजिए आपकी अपनी नुसरत भरूचा की। और ये सेशन हमारे साथ हमारे सहयोगी राजीव डोंडियाल आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले तो नुसरत, थैंक यू सो मच। हमारे समाज में जगह बनाना बड़ा मुश्किल है और आपने बॉलीवुड में अपने धाक जमाए हैं। अब पहला सवाल मेरा आपसे यह है कि कितना मुश्किल है एक लड़की के लिए बॉलीवुड में, फिल्म जगत में अपनी फ्रेंचाइज खड़े करना। छोरी, छोरी 2 और बहुत शानदार वो फिल्म जो है मैसेज भी देती है। कितना मुश्किल रहा है सफर? पहले तो एक एक्ट्रेस को अपनी जगह बनाना इतने टाइम के लिए भी बहुत मुश्किल होती है। और मैं तो खैर बाहर से हूँ, बाय दैट आई मीन मेरी कोई फिल्म फ्रेटर्निटी नहीं है, कोई बैकिंग नहीं है, कोई ऐसा खास किसी ने मेरे में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया था कि भाई इसको एक्ट्रेस ही बनाना है। तो मैं तो ऑडिशन दे दे के और उतनी ही चप्पलें घिस घिस के हर जगह पहुँचती थी। तो वहाँ से लेके एक फिल्म जिसका नाम छोरी है, जो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बिकॉज वो एक रिप्रेजेंटेशन है हर लड़की की, जिसकी जो भी कहानी हो, जिसका जो भी स्ट्रगल हो। मुझे उसका फेस बनने का एक मौका मिला इन छोरी। एंड पहले पार्ट ने इतना अच्छा किया, यूनानिमसली बहुत लोगों को पसंद आई, इसलिए हमने पार्ट 2 किया। और छोरी 2 भी आई, छोरी 2 ने भी बहुत अच्छा किया, तो हम अब शायद छोरी 3 बनाएंगे। बट आई थिंक मेरे लिए, अगर आप मुझसे पूछे कि पूरे करियर का सबसे रिवॉर्डिंग क्या रहा है, तो मेरे लिए छोरी रहा है। क्योंकि वो एक फ्रेंचाइज बनाना तो इम्पॉसिबल है, मैंने बना ली और उसको आगे भी कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं हम, पूरी टीम। मैं अकेले तो कुछ नहीं कर पाती, तो ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइंग है और रिवॉर्डिंग भी है। थोड़ा इस सफर को बताना चाहेंगे, क्योंकि आप रोम कॉम कर रही थी, हर कोई आपको पहचानता था, हर कोई आपकी जो टाइमिंग है उससे बड़ा इम्प्रेस था, बहुत शानदार आप एक्टिंग कर रही थी। एक बहुत सीरियस और एक गंभीर मैसेज देता हुआ, हॉरर लोग समझ जाएंगे लेकिन बहुत गंभीर मैसेज वो फिल्म दे रही है। तो ये कैसे आप तक पहुंचे, सिलेक्शन कैसे हुआ? एक्चुअली ना ये अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि इस पे मैं 2 चीज़ें बोलूँगी। मैंने शुरुआत की कॉमेडी से और कमर्शियल हिट फिल्म से, है ना। और बॉलीवुड में ना ये एक बहुत ही ज़्यादा डिवाइडेड और बहुत ही स्ट्रॉन्ग विचारधारा है, अगर आप बोले तो, कि अगर आप कमर्शियल फिल्म कर रहे हैं तो आप एक ऑथेंटिक आर्ट फिल्म या सीरियस फिल्म नहीं कर पाएंगे, या वाइसा वर्सा, कि अगर आप सीरियस मुद्दे वाली आर्ट फिल्म करते हो तो आपको कमर्शियल फिल्म में एक्सेप्ट नहीं किया जाता, या लोग कास्ट नहीं करते बहुत आसानी से। तो जब मैंने प्यार का पंचनामा किया, पार्ट 1, पार्ट 2, फिर सोनू की टीटू की स्वीटी, तो कहीं मुझे मेरे परफॉर्मेंस को और मेरी एक्टिंग को ऐसा माना गया कि हाँ, ये ऐसे मजाक वाले रोम कॉम वाले स्पेस में ही कर सकती है, इसको कुछ सीरियस काम दे देंगे तो नहीं कर पाएगी शायद। मुझे नहीं पता क्यों ये बन जाता है, बट एक थॉट बन जाती है। तो जब छोरी आई मेरे लिए, तो मैंने दोनों हाथों से उसे ग्रैब कर लिया, बिकॉज आई सेड एक एक्टर होता है, उसको आप कोई भी काम दो, उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस किरदार को उतने ही अच्छे से निभाए जितने अच्छे से उसने वो लाइट हार्टेड कॉमेडी की। तो जब छोरी आई तो फॉर मी इट वाज, ये तो करना ही करना है। एंड आई थिंक कहीं मैंने वो फिल्म करके लोगों के थॉट्स मेरे बारे में बदले हैं।
वो मैं कहीं भी किसी भी मंच पे जाके बोलती रहूंगी तो लोगों को वो डिस्टिंक्शन आएगा नहीं, वो काम से ही आएगा। और मैंने उस काम से ही उस इमेज को ब्रेक किया, बट वो करना पड़ता है। आई थिंक विच इज वाई दे कॉल इट री इन्वेंटिंग योर सेल्फ, जो इंडस्ट्री में एक वर्ड होता है कि एक आर्टिस्ट को हर बार अपने आप को री इन्वेंट करना होता है, विच इज एग्जैक्टली व्हाट आई डिड। तो जर्नी थोड़ी सी लंबी थी, थोड़ी सी मुश्किल थी, बट मुझे मौका मिला। बहुत लोगों को मौका भी नहीं मिलता राजीव, कि वो एक अलग किस्म की फिल्म कर सके और अपने आप को री इन्वेंट कर सके और लोगों तक अलग किरदारों से और अलग कहानियों से कनेक्ट कर पाए। तो जब लोगों के परसेप्शन पर आपने हथौड़ा मारा तो वो फीलिंग कैसी रही, जब आपने परसेप्शन तोड़ा कि मैं सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं हूं, मेरे पास बहुत कुछ है दिखाने के लिए? बहुत अच्छी फीलिंग थी यार, क्योंकि उसके बाद छोरी 1 के बाद मैंने की अकेली, मैंने की जनहित में जारी, मैंने एक फिल्म की जिसमें भी कहानी एक लड़की की है और किरदार और पूरी कहानी उसके ऊपर है। तो मुझे सामने से जो हमारी लड़कियों की कहानी है, जो शायद बहुत लोग बहुत आसानी से नहीं बोलते, और बहुत ज़्यादा वैसी कहानियां बनती भी नहीं है, अगर आप आंकड़े देखो तो बहुत कम बनते हैं, बट उसमें से भी अगर मुझे इतनी फिल्म्स ऑफर हुई है और बनी है तो आई एम गोइंग टू काउंट इट एज अ ब्लेसिंग। एंड वो ही सबसे ज़्यादा मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, बिकॉज एक पिक्चर करके कुछ नहीं होता यार, आपको कॉन्स्टेंटली वो काम करते रहना है टू बी एबल टू कम आउट ऑफ योर प्रीवियस वर्क एंड से कि हाँ ये भी किया, ये भी किया। तो आई एम वेरी ब्लेस्ड कि मुझे इतनी सारी फिल्में करने का मौका मिला। अच्छा नुसरत, क्या ये हमारी सोसाइटी की कमी है, डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स की कमी है या एक्टर्स की कमी है कि जो मेल डोमिनेंट फिल्में हैं वो ज्यादा चलती हैं और जिनमें फीमेल लीड रोल में होती है, ऐसा नहीं कि वो नहीं चलती, लेकिन वो बहुत कम चलती हैं, तो कमी किसकी है? चलने से ज्यादा बनती कम है ना। और इसका ना अब आप देखो अपने पॉपुलेशन में ही मेल ज्यादा और फीमेल कम है ना। तो ये तो अपनी देश की ही सिचुएशन है। तो अगर आप कहेंगे कि बॉलीवुड में मेल डोमिनेटेड फिल्म ज्यादा है, क्योंकि हम इतने सालों से वही देखते आए हैं, है ना, हमें वही एक चीज परोसी जाती है और पूरे एक ऑडियंस है, पूरा एक देश उससे बहुत यूज्ड टू है। तो चेंज लाना ना, स्पेशली इन ऐसे वाले चेंज जहां आपको एक पूरा एक नजरिया, एक थॉट, एक सोशल चेंज बोलते हैं इसको, ये कुछ सालों में नहीं हो सकता, इसको वक्त लगता है, बट ये होती जरूर है। फिल्में अगर बनती है और कनेक्ट करती है तो धंधा भी करती है और चलती भी है। राजी चली, क्वीन चली, थप्पड़ चली, मिमी चली, मतलब छोरी चली, ये सारी फिल्मों को लोगों ने एक्चुअली देखा है, उनकी मांग की है, उनके लिए तालियां भी बजाई है। पिंक चली, एंड अगर आप एक्चुअली पीछे जाइए टाइम पे तो मेरे लिए तो खून भरी मांग, वो भी रेखा जी की फिल्म थी, और क्या फिल्म थी। सो उसमें हम, पता है, वी आर यूज्ड टू सेइंग कि हीरोइज्म जेंडर बेस्ड है, वो जेंडर बेस्ड नहीं है। एक आज के डेट में एक फीमेल भी हीरोइक काम कर सकती है। अब आप उसकी नजरिए से और उसकी कहानी बोल के तो देखो, बना के तो देखो, वो भी चलती है। तो डिस्टिंक्शन ये नहीं है कि मेल की ज्यादा चलती है, फीमेल की कम चलती है। हमारे लिए बनती कम है, बट चेंज हुआ है, हमारे लिए कहानियां अब लिखी जाती है। And I am the biggest example of that. I am leading those films. So I know कि they are written from a point of view कि भाई we have to bring this change about. क्या बात है, इसके लिए तो आप बधाई की पात्र हैं। और कौन कौन से आपके नए प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं? आपके फैंस भी जानना चाह रहे होंगे कि भाई और किन किन फिल्मों में जल्दी आप दिखने वाली हैं? एक नीरज पांडे जी की फिल्म है, उन्होंने प्रोड्यूस की है, फ्राइडे फिल्म वर्क्स। वो भी एक मेरे बहुत क्लोज टू हार्ट एक सब्जेक्ट है, विच इज अगेन अबाउट, इट्स अ थ्रिलर ड्रामा, बट इट्स मेनली अबाउट अ गर्ल्स। एक मुद्दा है जो आई थिंक आज भी किसी भी लड़की से आप डिस्कस करो, वो उसके रोंगटे खड़े हो जाएंगे उसको सुन के। अगेन आई से आई एम ब्लेस्ड कि मुझे ऐसी एक स्टोरी करने को, कहने को मिली है, एंड ऑफ कोर्स विद ग्रेट मेकर्स। तो वो आएगी आई थिंक अगले साल। दैट्स द वन थिंग आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू ऑल्सो। एक ऐसे बैकग्राउंड से आना जो फिल्मों से जुड़ा हुआ ना हो, और हमारे देश में बहस भी नेपोटिज्म पर बहुत ज्यादा चलती है। कैसे आपने जगह बनाई बॉलीवुड में, वो उस जर्नी के बारे में आप बताएं। प्यार का पंचनामा आपको कैसे मिली? प्यार का पंचनामा, LSD, ये सारी फिल्में मुझे ऑडिशन करके ही मिली है। उस वक्त आई एम गेसिंग इवन नाउ ऑडिशंस आर योर वेरी बिग वेपन टू से कि हाँ मैं भी ये कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तब मैंने प्योर ऑडिशन दिए थे। मैं
उसी पे अपना टैलेंट दिखाती थी। कहीं किसी को पसंद आ गई तो मैं कास्ट हो गई। जैसे कि मैं कहती हूँ, वक्त से पहले और वक्त से ज्यादा किसी को नहीं मिलता। उस वक्त मेरा वक्त था, वो फिल्म मिलनी थी, वो मिल गई। बट एक फिल्म मिलके एक फिल्म करना इज नॉट द एंड गेम, एक्चुअली दैट इज द स्टार्ट ऑफ द गेम। तो वहां से तो प्रोसेस शुरू हुआ है। वहां से यहाँ तक आने का एक्चुअली बहुत ही ज्यादा कठिन समय होता है। लोग कहते हैं एक फिल्म मिल गई, ब्रेक मिल गया तो हो गया, वैसे नहीं होता। उसके बाद की जो चॉइसेस है और उसके बाद अगर आप एक करियर सस्टेन कर पाते हो, वो एक्चुअली सबसे बड़ी विन होती है और वो बहुत मुश्किल होता है। बट मैंने भाई ऑनेस्टली मैं बताऊं, मैं तो एक पिक्चर पूरे दिल से करती हूँ और होप करती हूँ कि जितनी शिद्दत से ऑडियंसेस ने मेरी पहली पिक्चरों को देख के, इट इज द ऑडियंसेस लव ओनली दैट आई एम हियर, उनको पसंद आई तो ही मैं यहाँ बैठी हूँ, वरना मैं यहाँ नहीं बैठी होती। बस उतनी ही शिद्दत से काम करती हूँ कि अगली वाली भी उतनी पसंद आएगी और उसके बाद एक और करूंगी और एक और करूंगी और करती रहूंगी। हमारी शुभकामनाएं भी हैं। अच्छा, कार्तिक आर्यन के भी उस फिल्म के बाद से जो करियर है वो बढ़ता चला गया, ग्राफ बढ़ता चला। अगर आपका भी ग्राफ लगातार बढ़ता चला गया, कार्तिक आर्यन एक को स्टार के रूप में कैसे हैं? यार, यू नो द फर्स्ट आर ऑलवेज वेरी स्पेशल। एंड कार्तिक के साथ तो मतलब हम बच्चे थे, अभी भी है एक्चुअली, सॉरी। जब हमने स्टार्ट किया था, हम घर बैठ के टीवी पे देखते थे फिल्में और एक्टर्स, और हम कहते थे हमें कब मिलेगा, हमारी शक्ल कब आएगी वहाँ। हम इतने सारे फंक्शंस, अवार्ड फंक्शंस, ऐसे इंटरव्यूज देखते जहाँ सोचते थे कि हम कब उस मंच पे पहुंचेंगे। और जब हम एक्चुअली उस मंच पे पहुंचे और उसने मुझे देखा और मैंने उसे देखा और बाकी सब एक्टर्स को देखा हमने हमारे पंचनामा गैंग से, तो एक सेंस ऑफ प्राइड और जॉय ना आंखों में आपको दिखेगी ही दिखेगी। हम शायद बहुत कुछ बोले ना एक दूसरे के बारे में, बट जिन्होंने जर्नी स्टार्ट की होती है ना राजीव, वो बहुत स्पेशल होते हैं। तो फॉर मी कार्तिक इज ऑलवेज गोइंग टू बी दैट, एंड फॉर एवरीबडी एल्स, लाइक होल पंचनामा टीम फॉर मी इज वेरी क्लोज टू माई हार्ट। आपके घर वालों का सपोर्ट कितना रहा आपको जब आपने बताया कि आप बॉलीवुड में जाना चाह रहे, फिल्में करना चाह रहे हैं? उनका सपोर्ट था? यार एक्चुअली उस वक्त ना मुझे एक्टिंग पढ़नी थी, कोर्स था। मुझे चाहिए था कि मैं जाके एक्टिंग कोर्स करूं। तो मुझे घर से ऐसा बोला गया, वो क्या होता है, मतलब ये सीख के क्या मिलेगा, आप कुछ ऐसे वोकेशनल कोर्स करो जहाँ डिग्री विग्री ले पाओ या फिर वहाँ जॉब कुछ मिले, डॉक्टर, इंजीनियर। हाँ मतलब हाँ, ऐसा कुछ कोर्स करो, ये क्या कोर्स होता है। तो मैंने कहा हाँ ठीक है, इनको कन्विंस करना मुश्किल है, तो कोर्स तो मैं नहीं कर पाई। बट जब पहली फिल्म मिली तो मैंने घर पे बस इतना ही बोला कि फिल्म मिल गई है। छुट्टियां चल रही थी, समर ब्रेक था, मैंने जस्ट खत्म की थी पढ़ाई। तो मैंने कहा छुट्टियों में और क्या करूंगी, तो इससे बेटर है कुछ काम कर लेती हूँ। तो उन्होंने एक फिल्म करने दी। फिर दूसरी आई तो मैंने कहा चलो एक और मिल गई है, 30 दिन का ही तो सवाल है, 30 दिन एक और पिक्चर कर लेती हूँ। तो एक और करते करते मैंने इतनी सारी पिक्चरें कर दी। क्या बात है। आई थिंक दे वर नॉट प्रिपेयर्ड कि ये इसका लॉन्ग टर्म करियर है। कभी बैठ के मैंने ये बात नहीं बोली है कि यही करना है। बस करते करते आई थिंक इवन माई पेरेंट्स एंड माई ग्रैंड मदर एंड माई एंटायर फैमिली, आई थिंक वी लर्नड ऑन द फील्ड कि जितना मैं और फिल्म करती रही उतना वो भी सीखते गए और समझते गए और साथ देते गए। क्या बात है। अब जब आप बॉलीवुड के भीतर हैं, आप अंदर की इंडस्ट्री को जानना चाहते हैं। अब हम सब तो बाहर के, हमें तो नहीं मालूम कि इंडस्ट्री के भीतर क्या है, तो हम आपके जरिए झांकना चाहते हैं बॉलीवुड के भीतर कि क्या उजला है और अंधेरा और काला कहाँ कहाँ पर है। यार ये तो आप ऐसी बात पूछ रहे हो मुझसे कि इंसान के अंदर अंधेरा होता है या सिर्फ उजाला होता है। इंसान है, वो किसी भी फील्ड में हो। देयर इज इक्वल अमाउंट्स ऑफ गुड एंड बैड इन एवरी पर्सन। आई थिंक इट्स द चॉइस यू मेक कि आपको क्या आगे लाना है और क्या अपने अंदर से मिटाना है। तो मैं बिल्कुल भी, अब मैं बॉलीवुड के अंदर हूँ या बाहर हूँ, उससे आई डोंट थिंक इतना फर्क पड़ता है, क्योंकि एंड ऑफ द डे सब इंसान ही है। हम गलतियां करते तो हम मान भी लेते हैं, उनसे सीखते भी है, जो आई थिंक आप भी करते होंगे, आप भी करते होंगे। ऐसा नहीं है कि कोई गलती नहीं लेकिन करता। क्या मौका परस्तों की इंडस्ट्री है कि टांग खींचने वाले भी बहुत हैं? इज द वर्ड यू आर सेइंग, मौका परस्त। यस, ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट। मैं भी अपॉर्चुनिस्ट हूँ। अगर मुझे एक फिल्म का ऑफर मिला है जो मुझे करनी है तो मैं क्यों नहीं करूँ? मैं क्यों नहीं अपने आप को वहां जाके बोलूँ नहीं मुझे करनी है। लाइन में हर इंसान चाहता है, खड़ा क्यों रहता है कि वो आगे बढ़े। वो लाइन में खड़ा इसलिए नहीं रहता कि वहीं खड़ा रह जाए, है ना। थैंक यू, शी गेट्स इट। तो अपॉर्चुनिस्ट होना बुरी बात नहीं है, बट मैं आपको बताती हूँ, उस लाइन पे चलते हुए आपके जो एक्शंस हैं
वो रिस्पॉन्सिबली होने चाहिए। अभी वो सिर्फ आप जान सकते हो या आपने जो जिंदगी में सीखा है। अब अगर मैंने अपनी सीख और अपनी जिंदगी जो मैंने जी है उससे मेरे वैल्यूज और मेरी परसेप्शन और मेरे थॉट अगर मेरे लिए सही है तो वो मेरे लिए सही है। क्या बात है, बहुत शानदार है। बॉलीवुड में हम आजकल जो है बहुत चर्चाएं हो रही हैं कि भाई प्रोपेगेंडा फिल्में बन रही हैं। इस पर आपकी क्या राय है? क्या उन फिल्मों को प्रोपेगेंडा फिल्म कहना सही है या फिर नहीं? यार प्रोपेगेंडा क्या होता है? एक आइडियोलॉजी होती है ना? एंड फिल्म्स क्या होती है? इट्स आर्ट इवेंचुअली। आप एक कहानी कह रहे हो। अब मैं एक एक्टर हूं, मेरे लिए कहानी सबसे ज्यादा मैटर करती है। बट एक प्रोपेगेंडा में एक आइडियोलॉजी होती है और आर्ट और कहानियों में आइडियोलॉजी की जगह होती है और ऑफ कोर्स होनी चाहिए। बस अब ये मामला है कि उस आइडियोलॉजी को, एक आइडियोलॉजी को पुश करने के लिए आप सही ढंग से जो उसके करेक्ट फैक्ट्स है या करेक्ट चीजें हैं उसको मद्देनजर रखते हुए आप आइडियोलॉजी आगे बढ़ाते हैं तो सही है। अगर वो करते हुए आपने किसी और के आइडियोलॉजी को झुटला दिया या उसमें मिलावट कर दी या उसमें फेकनेस डाल दी, जिसमें फैक्ट्स आपने घुमा दिए, तो आई थिंक फिर वो गलत हो जाता है आपके लिए भी और सामने की आइडियोलॉजी के लिए भी। बट इफ यू आस्क मी, फिल्म्स आर सपोज टू मेक यू थिंक, दे आर सपोज टू मेक यू क्वेश्चन। अगर आपको किसी चीज के बारे में नहीं पता है और एक फिल्म के माध्यम से आपको वो नॉलेज मिल रही है जहां आपकी सोच उस चीज पे शुरू हो जाए कि ये ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों नहीं था, मैंने इसके बारे में पहला क्यों नहीं सोचा, तो आई थिंक दैट इज व्हाट द पावर ऑफ एनीथिंग इज। आज हम, आप और मैं बैठे हैं, हम बातें करेंगे, फिल्म नहीं है बट इनके लिए कहानी तो है ना। ये आप सवाल पूछ रहे हो, मैं जवाब दे रही हूँ, एक नैरेटिव है ये, करेक्ट? आपके थॉट्स मेरे थॉट्स इवेंचुअली आइडियोलॉजी हो जाते हैं। बट मैं आपको बिना किसी पॉइंट पे झुटला नहीं रही हूँ, ना आप मुझे झुटला रहे हो। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? तो ये एक पर्सपेक्टिव होता है एंड क्या हमें इस देश में एक पर्सपेक्टिव रखने का हक है? हाँ है। बट जितना हमारा हक है उतना एक ऑपोजिंग आइडियोलॉजी का भी होता है। लेकिन एक आरोप भी साथ साथ में लगता है कि बॉलीवुड आजकल उन फिल्मों को ज्यादा बना रहा है जो सत्ता को ज्यादा पसंद आती है, सत्ता समर्थक फिल्में ज्यादा बन रही हैं। यार अब ये तो बॉलीवुड एज अ होल आपको जवाब दे पाएगा। मैं एक अकेली इंसान इतने बड़े बॉलीवुड का आंसर नहीं दे पाऊंगी कि आधे मेकिंग इट बिकॉज उनको लग रहा है कि इनको पसंद आएगी और आधे मेकिंग इट बिकॉज उनको ये सही लगता है। एक राइटर, एक डायरेक्टर जब एक कुछ क्रिएट करता है तो वो उससे कन्विंस्ड होता है ना? तो अब या तो वो उसका कन्विक्शन है या वो किसी और का है, वो तो अब। लेकिन क्या उस खास विचारधारा से जुड़े हुए लोग जो मतलब एक्टर हैं या प्रोड्यूसर हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं, उनको तो फायदा होता होगा? यार बॉलीवुड में विचारधाराएं हर किसी की होती है, अलग अलग इसकी होती है। अब इवेंचुअली आप किस विचारधारा से अपनी इंटेग्रिटी को मेंटेन करते हुए कनेक्ट करते हो, आप वही करोगे ना। आप उसी को हाँ बोलोगे और उसी को ना बोलोगे। तो आई थिंक इवेंचुअली जो आपको लग रहा है कि हाँ ये मेरे सोच विचार के से करेक्ट बैठ रहा है, मैं इसकी तरफ हाँ में हूं। स्ट्रेट पूछ रहा हूं कि क्या आपको लगता है कि राइट विंग का इन्फ्लुएंस आपको फिल्मों में दिखता है या नहीं? यार अब इसका सवाल का जवाब मैं आपको कैसे स्ट्रेट दूं? बिकॉज अगेन वेयर देयर इज अ राइट देयर इज अ लेफ्ट ऑल्सो। जैसे मैं कह रही हूँ देयर इज अ प्रो एंड देयर इज अ कॉन टू एवरीथिंग। अब जो इंसान वो बना रहा है, जो इंसान वो माध्यम से बताना चाह रहा है, वो क्या सोच रहा है वो मैटर करता है, वो क्या ऑडियंस तक पहुंचाना चाहता है वो मैटर करता है। अब अगर आप मुझसे कह रहे हो कि क्या आपने एज एन ऑडियंस बैठ के एक फिल्म को ऐसे परसीव किया, तो मैं वो कर नहीं सकती हूँ क्योंकि मैं इवेंचुअली एक एक्टर हूँ। मेरे लिए वो मैटर नहीं करता। मेरे लिए जो नैरेटिव है, जो कहानी है, वो सबसे ज्यादा मैटर करती है। उसके पीछे की आइडियोलॉजी और थॉट पे मैं तब जाऊंगी जब मैं उस एक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से निकलूंगी, जो मैं निकल नहीं सकती। तो इस सवाल का जवाब मैं आपको सही गलत कैसे दे दूं, बता दो। स्मार्ट जवाब आपने दिया, लेकिन स्मार्ट नहीं, मतलब you know what I'm trying to say, it's very easy to put things in blocks, but the main responsibility lies in seeing the larger picture, in putting yourself out of it and saying पूरी बात सुनो तो सही, पूरी बात जानो तो सही, समझो तो सही। And I think eventually that is what for me films and cinema and art is, कि आप एक बार पीछे स्टेप लेके पूरा फोटो देखो तो सही, समझो तो सही कि क्या हो रहा है, और खुद रिसर्च करो, खुद अपने बारे में सोचो, खुद जाके फैक्ट्स को पता करो और फिर डिसाइड करो कि हाँ ये मुझे समझ आया या मेरे को समझ नहीं आया। अब आते हैं, जब पहली बार आपने जब फिल्म देखी, जब छोटी रही होंगी आप,
सबसे पहले पर्दे पर किसको देखा, किसको देखकर ऐसा लगा कि मुझे अब एक्टिंग में आना चाहिए, मैं एक्टिंग कर सकती हूँ? फेवरेट एक्टर, डायरेक्टर, ड्रीम डायरेक्टर मैं पूछ सकता हूँ कि किसके साथ काम करना चाह रही हैं? यार, दोनों सवाल हैं। जब मैं छोटी थी ना, मैंने सबसे पहले पापा आई थिंक मुझे 2 फिल्में लेके गए थे थिएटर में दिखाने। वो थी काजोल मैम की सपने, जिस फिल्म को देख के मुझे तीनों से प्यार हो गया था। आर माधवन कह रही हूँ, अरविंद स्वामी से, प्रभुदेवा से, काजोल मैम से। और फिर हम गए थे देखने हम दिल दे चुके सनम, जिसमें फिर से मुझे सबसे प्यार हो गया था। सो आई सेड, फॉर मी आई हैव ग्रोन अप वॉचिंग फिल्म्स दैट हैव एट दैट पॉइंट इम्पैक्टेड मी इतना ज्यादा कि मुझे लग ही नहीं रहा था कि मैं फिल्म देख रही हूँ। मुझे लगा था ये एक्चुअली रियल लाइफ में ऐसे ही है, और मुझे इनकी कहानी और इनकी जिंदगी जीनी है। मतलब आज भी मेरे फेवरेट गाने उन्हीं फिल्मों से हैं। अब तक जो जो कैरेक्टर्स आपने निभाए हैं उनमें सबसे करीब आपके कौन से हैं? मेरी कहानी में से हाँ। मैं कहूंगी जनित में जारी मनु, अच्छा। क्योंकि उस फिल्म में उस लड़की ने बड़ा करेक्ट अपने लिए प्रैक्टिकल स्टैंड लिया था कि मैं पढ़ाई करूंगी, वाह। मैं फैमिली प्लानिंग करूंगी, एकदम से शादी नहीं करूंगी, मुझे जॉब करनी है, मुझे अपने पैरों पे खड़ा रहना है, जो इज एवरीथिंग जो मैंने एक टाइम पे घर पे सोचा था और बोला था। फिर जब वो एक ऐसी जॉब करती है जो दुनिया को लगता है ये तो करनी नहीं चाहिए, कैसी जॉब है, तो पहले वो डरती भी है, एम्बैरेस भी होती है, बट फिर जब वो एक्चुअली जॉब के आंकड़े समझती है कि किस चीज के लिए है और इससे कितनी अच्छी चीजें हो सकती है, तो इसमें शर्म वाली क्या बात है, और फिर वो उस जॉब को पूरी शिद्दत से करती है। आई थिंक फॉर मी मनु वॉज द क्लोजेस्ट टू हु आई एम, जहाँ उसने घर परिवार भी संभाला था कि ससुर जी क्या सोचते हैं, सास क्या सोचती है, घर भी चलाया और अपनी नौकरी भी की, और अपने रास्ते पे वो सही करती गई। आई थिंक मे बी दैट्स हु आई एम। मैंने अपनी फैमिली को और अपने करियर को, अपने दोस्तों को बहुत ही सही बैलेंस करके, साथ रख के, एकजुट होके वही किया जो मुझे चाहिए था, बट सही तरीके से, किसी को हर्ट करके या किसी का दिल दुखा के नहीं किया। सो मनु। डायरेक्टर वाला सवाल कि जिनके साथ आप करना चाहते हैं काम, उनका नाम नहीं है। मुझे अभिषेक चौबे जी बहुत पसंद है, मुझे इश्कियां बहुत पसंद थी, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। आई लाइक कि वो एक कहानी में लेयर्स क्या बनाते हैं और कैसे उसको आगे लाते हैं। मुझे इम्तियाज अली जी बहुत पसंद है, उनकी फिल्मों में जो एक सोल होता है, वो सोल आप सिर्फ फील कर सकते हो, उसको आप वर्ड्स में नहीं बयां कर सकते। मुझे संजय लीला भंसाली सर बहुत पसंद है, क्योंकि वो एक फ्रेम में आपको इतना कुछ फील करा देते हैं जहां आपको पता भी नहीं था कि बस ये देख के आप इतना फील करेंगे। डायलॉग और ड्रामा तो बाद में आता है उनकी फिल्मों में, एक विजुअल से ही आपको वो दुनिया में ले जाते हैं। ऑफ कोर्स मेरे खुद के डायरेक्टर विशाल फुरिया जी, छोरी के लव रंजन सर, ये सब क्योंकि मैंने इनके साथ काम भी किया है, मुझे उनका काम भी बहुत पसंद है, और जिनके साथ नहीं किया है उनका काम भी बहुत पसंद है। सो ये सारे डायरेक्टर्स। क्या आपको लगता है कि हमारे देश में आर्टिस्ट को भी किसी भी धर्म की नजर से नहीं देखना चाहिए, उस चश्मे से नहीं देखना चाहिए, लेकिन आपको लगता है कि हमारे देश में हाँ धर्म के चश्मे से देखा जाता है, और जब देखा जाता है तो क्या वो किसी तरह का नेगेटिव इम्पैक्ट छोड़ता है? आई डोंट नो राजीव, आई हैव नेवर एवर थॉट दैट। ना मैंने उस नजरिए से किसी को देखा। मैं आपको फर्स्ट नेम बेसिस पे जानूंगी, उससे ज्यादा नहीं। मैं एक और एक्स्ट्रा सवाल नहीं पूछूंगी आपसे। कई लोग जैसे आप मंदिर जाती हैं, कहीं जाती हैं तो कमेंट करते हैं कि अरे कैसे कपड़े पहनती हैं, कैसी मुस्लिम है, ये सब। करेक्ट, बट उन लोगों को मैं जानती नहीं हूँ तो उनके बारे में सोच के मैं अपना दिमाग क्यों खराब करूँ? नॉट रेलिवेंट टू मी। उनको जिस तरह से देखना है वो देखे, उनको जो समझना है वो समझे। मेरा एक रिश्ता है मेरे फेथ से, वो फेथ मैं किस रास्ते से उसको अपने के लिए चूज करती हूँ, वो मेरा पर्सनल चॉइस है। अभी इसको कोई भी इंसान किसी भी नजरिए से देखे, मुझे उसके नजरिए से क्या लेना देना, मुझे मेरे नजरिए से लेना देना है, और मैं किसी को उस नजर से नहीं देखती हूँ, मेरे लिए वही मैटर करता है। आप जैसे जवाब दे रही हैं, मुझे मालूम है कि आप बहुत अपडेटेड रहती हैं, लेकिन उसके बाद भी मुझे लगा पता नहीं कि आप उस पर बात करेंगे या नहीं, पर फिर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि देश की राजनीति में दिलचस्पी रखते हैं आप? मतलब देखती हैं कि क्या हो रहा है? हाँ जी, टाइम टू टाइम। क्या बात है, टाइम टू टाइम। तो क्या सब ठीक चल रहा है देश में हमारे? क्या ओवरऑल आपका परसेप्शन क्या है, सब ठीक चल रहा है या नहीं? मैंने पहले भी बोला हुआ है, आई एम वेरी प्राउड ऑफ द कंट्री वी लिव इन. I am very proud under the leadership we are in. I am very proud we've spent all these years being an independent India.
टू अ पॉइंट वेयर आज हम एक बहुत ही प्रोग्रेसिव देश का हिस्सा है और हमारा नाम टॉप में है। हमारी मार्केट आज, अब अगर आप देखो, चलो मैं तो छोटे लेवल पे बात करती हूँ, जहाँ मैं कंज्यूमर हूँ, जिन ब्रांड्स और जिन चीज़ों को हम सिर्फ टीवी पे या अब्रॉड में देखते थे, वो आज हमारे ही जगह पे खुले हुए हैं। आज वो सेम चीज़ें हमें हमारे यहाँ आके हमें दे रहे हैं। मतलब दे सी इंडिया एज एन इमर्जिंग बाइंग मार्केट एंड अ कंज्यूमरिस्ट मार्केट, विच आई थिंक इज अ वेरी बिग डील। जहाँ हम सोचते थे कि कब कहाँ कैसे, बट हम वहाँ आ चुके हैं। एंड आई डोंट थिंक इट्स वेरी फार वेयर वी विल नॉट बी फार फ्रॉम नंबर वन। सो आई एम वेरी प्राउड ऑफ बीइंग एन इंडियन एंड आई थिंक हम सही पाथ पे हैं। क्या बात है, थोड़ा जोर से हो जाए, क्या बात है। जो चकाचौंध आपने देखी आपकी फिल्मों की सक्सेस के बाद, कैसा आपको लगा? क्या लगता है आपको कि अब आप सक्सेसफुल हैं? एक तो चकाचौंध होती नहीं है। क्या बात कर रहे हैं, सच हमें तो यही बात है। लगता है कि चकाचौंध है वहां। वही तो मैं कह रही हूँ, आप उस नजरिए से देखते हो ना। आपकी फिल्म हिट होती है का मतलब क्या होता है मेरे लिए? चलो मैं अपनी बात करूंगी। मुझे मतलब ये लगता है कि इतने लोगों ने मेरी फिल्म देखी, मेरे लिए वहां वो एंड होता है। मैंने कभी उससे ज्यादा नहीं सोचा है कि मैं अब ये सक्सेस पा चुकी हूँ या मैं इस मकाम पे आ चुकी हूँ। मैंने ऐसे कभी नहीं सोचा, बिकॉज हर फ्राइडे चीजें बदलती है। आज मेरी फिल्म चली है तो इतने लोगों ने मुझे पसंद किया है, 2 महीने बाद मेरी फिल्म नहीं चलेगी, उतने ही लोग बोलेंगे मजा नहीं आया, तो क्या मैं उनसे नाराज होकर थोड़ी बैठ सकती हूँ, है ना। बट जिस फ्राइडे को उन्होंने मेरी फिल्म पसंद की, उनकी वाहवाही से भी मैं अपना ये नहीं खोती हूँ। आई एम एक्चुअली वेरी प्रैक्टिकल एंड ग्राउंडेड। ये फिल्म है, ये काम है, आप जाओ दिल से वो काम करो, होप फॉर द बेस्ट। अगर होता है तो उसे एंजॉय भी करो, ऐसा भी नहीं है कि आप एकदम ही पेसिमिस्टिक व्यू रखती हूँ, वैसा नहीं है। बट वो एंजॉयमेंट मेरे लिए वो है कि बस मुझे एक मौका मिला है, उतना प्यार मिला है कि मैं और काम कर सकूं। उससे ज्यादा चकाचौंध मुझे नहीं दिखती। मैं काम करती हूँ राजीव और मैं घर जाती हूँ, वेरी सिंपल। क्या बात है, सिंप्लिसिटी। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा और आगे जाके सवाल पूछना चाहता हूँ कि साउथ की फिल्में हमने हाल के समय में देखा, उनका डोमिनेंस देखा, उनको बहुत पसंद किया गया नॉर्थ में, और बॉलीवुड की फिल्मों को बहुत क्रिटिसाइज किया गया कि वही घिसा पिटा आप जो है लगातार लोगों के बीच में परोसा जा रहा है। इस डोमिनेंस का कारण आपको क्या लग रहा है, और क्या ये जो है बॉलीवुड आने वाला, मतलब अपने आप में कुछ बदलाव आपको लगता है कि कर रहा है? देखो, एक तो सीरियसली आई एम श्योर आपने बहुत बार सुना होगा, बट ये सच में मैं भी मानती हूँ कि इट्स ऑल पैन इंडिया। मतलब आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई दे से साउथ फिल्म्स एंड नॉर्थ फिल्म्स। ओके, इट्स रीजनल, आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड दैट। एंड यस, देर इज अ ग्रेट स्टोरी टेलिंग एंड नैरेटिव जो तमिल फिल्म्स, तेलुगु फिल्म्स, मलयालम फिल्म्स मैंने इतनी देखी थिएटर में जाके, जो एक्चुअली आपको कैप्टिवेट और कैप्चर करती है। वो पिक्चरें अच्छी बनाते हैं, ऐसा नहीं है कि हम नहीं बनाते। शायद कुछ टाइम से हमारी पिक्चर इतना कनेक्ट नहीं करती है लोगों से। मैं अगर मेरा आप पर्सपेक्टिव मानो, सुनना चाहो, तो मैं इतना बोलूंगी कि हम ना जो फिल्में बना रहे हैं, हम मासेस को कनेक्ट नहीं कर पा रहे। हमारी जो कहानियां हैं वो क्लासिस्ट जा रही है, मतलब वो अर्बन और एक आई थिंक वो रिचर जाती रहती है। यू नो व्हाट आई मीन? वो अलग एक स्ट्रेटोस्फियर या अलग एक सेक्शन में जा रही है, और जो वो फिल्म बना रहे हैं वो अभी भी ग्राउंड लेवल पे रूटेड जड़ों से जुड़ी हुई फिल्म बना रहे हैं। जी, मासेस की फिल्में हैं। तो आई थिंक क्योंकि वो इमोशन वो इतने लार्जर ऑडियंस तक कनेक्ट कर पा रहे, उनकी फिल्मों को ज्यादा पसंद किया जाता है। उनकी फिल्में देखने के लिए लोग जाते हैं। उनके सब्जेक्ट, स्टोरी टेलिंग बहुत ही बढ़िया होती है। एंड आई डोंट मीन जस्ट मलयालम और तमिल और तेलुगु, गुजराती फिल्म क्या बिजनेस किया है, क्यों? वो भी तो एक रीजन है। मराठी फिल्म्स आर डूइंग सो वेल। सो माय होल थिंग इज कि सिर्फ हिंदी स्पीकिंग फिल्म्स जो है वो एकलौती फिल्में नहीं है, बहुत रीजनल फिल्म्स है जो अच्छा काम करती है। और जब आप अच्छा काम करते हो ना, तो आपको ऑडियंस मिलेगा और आपको कनेक्टिविटी मिलेगी और आपकी फिल्म एक्चुअली लिफ्ट होगी ही होगी। सो आई थिंक द व्यू पॉइंट एंड द एफर्ट शुड बी टू मेक अ गुड फिल्म एट द एंड ऑफ द डे। अच्छी वो फिल्में भाषा बनाई, कोई भी हाँ। हो, फिर भाषा पर तो बहुत विवाद हो रहा है हमारे देश में आजकल। हो सकता है, बट आप एक आर्टिस्ट हो, आप एक फिल्म बना रहे हो, आप सिंपल रहो ना, विवाद से दूर रहो, क्रिएटिविटी में रहो।
चलिए अब आते हैं वापस आपकी फिल्मों पर। आपकी इतनी फिल्मों में आपका सबसे पसंदीदा फेवरेट डायलॉग कौन सा है? और अगर आप यहाँ पर मौजूद ऑडियंस को अगर सुनाएं तो उससे अच्छा और क्या होगा? मेरी एक फिल्म आई थी छलांग, उसमें एक डायलॉग है और थोड़ा स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, बट जब मैंने वो डायलॉग वैसे तो मस्ती में बोला था, बट अगर जब मैं सुनती हूँ तो मुझे लगता है मेरे लिए, मेरी लाइफ के लिए बड़ा करेक्ट बैठता है। एक डायलॉग था कि इनकी बैटिंग देख के एक सीख मिलती है हम सबको। क्रिकेट खेल रहे थे राजकुमार राव जी, कि इनकी बैटिंग देख के हमें एक सीख मिलती है कि गेम पहले से डिसाइड नहीं की जाती, बॉल देख के मारा जाता है कि इस पे शॉट मारेंगे या इसको डिफेंड करेंगे। समझ रहे हो कि आप वो नहीं डिसाइड कर सकते कि आगे से जो बॉलर है वो बॉल कौन सी फेंकने वाला है। पहले उस बॉल को देखो, पहले से जज करोगे कि अगले बॉल पे छक्का ही मारूंगी तो नहीं हो सकता है ना। कुछ बॉलें डिफेंड की जाती है। सो फॉर मी दैट इज माई लाइफ मोटो कि सी व्हाट इज कमिंग योर वे और डिसाइड करो उसको कैसे डील करना है। हर चीज सेम नहीं होती। क्या मतलब समय इतनी ही हमें इजाजत दे रहा है। नुसरत, थैंक यू सो मच एजेंडा आज तक का हिस्सा बनने के लिए आप यहाँ पर आए, और थैंक यू। महिला सशक्तिकरण के एक मजबूत आप भी हस्ताक्षर और स्टीरियोटाइप परसेप्शन तोड़ते हुए आप आगे बढ़ रहे हैं। आपको फिर से बहुत सारी शुभकामनाएं, और ऐसा ही और शानदार काम हमें उम्मीद है कि और आगे देखने को मिलेगा आपसे। थैंक यू राजू। थैंक यू सो मच।